हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जैसा कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ही देख लिया है पहले वाले वीडियो में, और आज के वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो कि आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री भी सिलेबस का पार्ट है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि किस ईयर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट्स के बढ़ जाएं, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। अपनी तैयारी तो हमें पूरी रखनी है, ठीक है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि नहीं पता चलता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। खास करके एंशिएंट हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और साथ में मैंने इस वीडियो के एंड में 100 डेज़ चैलेंज का जो टारगेट चल रहा है वो भी शेयर किया है। आप में से काफ़ी लोग व्हाट्सएप लिंक के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इससे ना सिर्फ आपके आरओ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार होंगे बल्कि पीसीएस के लिए भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री तैयार हो जाएगा, क्योंकि आसपास ही कुछ एग्जाम होगा तो अलग से हो सकता है ना पढ़ने का टाइम मिले, तो ऐसी अप्रोच लेकर के चलना है। तो आज की वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। अगर मेडिवल हो पाएगा तो मैं कोशिश करूँगी इसी में मेडिवल के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ, अदरवाइज एंशिएंट हिस्ट्री के लिए देखेंगे कि कितना हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बेसिक से स्टार्ट करूँगी कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, उनको समझ में आए। यहाँ पर देखिए, जो इंडियन हिस्ट्री है ये स्टोन एज से लेकर के 1964 तक चलती है। 1964 इसलिए लिख लिया मैंने क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी होती है, लेकिन यहाँ हमें प्रीलिम्स के लिए कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम हो उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पूछता है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पूछता है। हमें यहाँ पर देखना है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए। जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास, ये पाषाण काल से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी तक चलता है। अगर इस तरह से देखें तो 5 लाख BC से 750 AD तक चलता है। और जो ये मध्यकालीन इतिहास है, ये 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चलता है, यानी कि 750 AD से 1757 AD तक। प्लासी का युद्ध हुआ था ना 1757 में, तो यहाँ तक चलता है। फिर इसके बाद जब ब्रिटिशर्स का आगमन होता है इंडिया में, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। 18वीं शताब्दी से लेकर के ये चलता है 20वीं शताब्दी तक। 1757 AD से 1947 AD तक चलता है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत हो जाता है फिर 1947 में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो देख लेगा। आज इसमें ये देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, जो अभी हमने देखा 5 लाख BC से 750 AD तक चलती है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो हिस्ट्री होती है इसमें सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो यहाँ भी मैंने कुछ ऐसे लिख रखा है कि इसी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री आगे बढ़ती है और इतने ही टॉपिक होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। जैसे कि ये पाषाण काल, स्टोन एज, इसमें क्या क्या होता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पढ़ना होता है, ताम्र पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल पढ़ना होता है, फिर महाजनपद युग पढ़ना होता है, मौर्य पूर्व यानी कि बुद्ध और जैन वाला जो काल था, मौर्य काल आता है, मौर्योत्तर काल आता है, गुप्त काल फिर आता है, और फिर गुप्तोत्तर काल आता है, और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है यहीं पर। फिर मेडिवल स्टार्ट हो जाती है। देखिए, यही सीक्वेंस है एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो गलत नहीं होंगे क्वेश्चन जो टाइमलाइन वाले होते हैं। अब देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोन एज। स्टोन एज से क्या इंपॉर्टेंट है, जो पाषाण काल है इसमें आपको तीनों जो पाषाण काल हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल, इसमें स्थल देखने हैं और इनकी विशेषताएं देखनी है। जैसे कि बेलन घाटी से क्या मिला, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, बागौर किस लिए प्रसिद्ध था, मादाहा, मेहरगढ़, कोल्डीवा, इन सबको किस लिए जाना जाता है, ये बस आपको देखना है इसमें, ठीक है। फिर आ जाना है सिंधु घाटी सभ्यता। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इससे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पढ़ना क्या है, नगरीय नियोजन के बारे में पढ़ना है कि कैसा था, अर्थव्यवस्था देखनी है, समाज देखना है कि समाज किस तरह से विभाजित था, समाज में कौन सी चीज़ें प्रचलित थी, धर्म क्या था, किन किन की पूजा होती थी, किन को मान्यता थी, मंदिर थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें धर्म में आ जाती हैं। फिर आयात कहाँ से होता था, कुछ चीज़ें जो थी वो किन किन देशों से या भारत में ही अन्य स्थलों से किस तरह से कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी, उनके नाम और उनके स्थल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, आलमगीर हो गया, ये सारे, इनकी स्थिति क्या है, किस नदी के किनारे स्थित है, उत्खनन करता कौन है, इनके खोज करता कौन है, ये याद करना है। ये 4 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर सेकंड जो आ जाता है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रमुख स्थल और साक्ष्य, कि हड़प्पा से क्या मिला, कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है और कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारे, ठीक है। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिपि, चर्चित मोहर कौन सी थी, चर्चित जानवर कौन से थे, और ये भी देख लीजिएगा कि समकालीन जो सभ्यताएं थी वो कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से देख लीजिएगा, खास करके ये वाला और ये वाला पॉइंट।
फिर इसके बाद आ जाता है वैदिक काल यानी कि वैदिक एज। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। तो इन सब में जो भी वेद थे वो पढ़ना है, उनके उपवेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, और आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इनके बारे में पढ़ना है। फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं इन पर, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर वैदिक कालीन शब्दावली देखनी है। जैसे मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं। गोधूमी को क्या कहते थे, गेहूँ। व्रीहि को चावल। गाय को अघन्या। निष्क स्वर्ण का आभूषण होता था। और संग्रहीता, भागदूत, इन सब के काम क्या थे ये याद रखिएगा। कुछ आपको वहाँ पर नदियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि झेलम वितास्ता इसका पुराना नाम है। इसी तरह से इंडस नया नाम है, सिंधु पुराना नाम है। इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। 10 मंडल हैं, ठीक है। इसमें से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तीसरा मंडल, 7वां, 9वां और 10वां, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये देखना है। बस आपको वैदिक एज से इतना ही पढ़ना है, इतने से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आ जाते हैं महाजनपद में। महाजनपद में आपको बस इतना देखना है कि इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, इनकी नाम क्या है और राजधानियाँ क्या है। और सबसे खास बात यह कि यूपी में कौन कौन से महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ देख लीजिएगा। फिर आपको मगध साम्राज्य का थोड़ा सा ये देख लेना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट शासक थे, जैसे कि अजातशत्रु, इनका दूसरा नाम क्या था, धर्म क्या था और राजधानी क्या थी, ठीक है। और जब धर्म देखेंगे ये भी पता चल जाएगा कि बौद्ध संगीत ही कराई थी। ये कुछ ऐसे शासक थे जिनका बस थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि इनकी राजधानी क्या है। फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बौद्ध धर्म। इसमें सब कुछ पढ़ना है, बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक और जो भी इसमें जितने भी विहार हैं और किन किन शासकों ने बौद्ध धर्म में सहयोग दिया और बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप कहाँ है, ये सब देख लीजिएगा। और इसी के साथ जैन धर्म में थोड़ा सा देख लीजिएगा, संस्थापक और जन्म स्थान, तीर्थंकर, कुछ लास्ट और पहले वाले, बस इतना देख लीजिएगा। फिर इसके बाद मगध साम्राज्य के बाद मौर्य काल शुरू होने से पहले विदेशी जो आक्रमण हुए थे किसने किया था और कहाँ के थे वो, ठीक है। जैसे कि ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए थे, तो ईरानी में कौन शासक था और यूनानी वाले में कौन शासक था वो देख लेना है और किन से उनका युद्ध हुआ था। फिर मौर्य काल में आपको क्या करना है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को अच्छे से पढ़ना है और अशोक के शिलालेख के बारे में देखना है कि कहाँ कहाँ है और इन शिलालेख की क्या विशेषताएँ हैं। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है, तब इसमें कुछ देशी राज्य होते हैं, जैसे कि ये सीक्वेंस पूछता है, शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी। मैंने ऐसे ही लिखा है और आपको ऐसे ही याद करना है, चाहे तो इसको 3-4 बार रट लीजिए, यही क्रम होना चाहिए। शुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी, ये राजवंश थे, इनके संस्थापक देखना है और राजधानी देखनी है। और सातवाहन वंश को अच्छे से पढ़ लेना है थोड़ा सा। विदेशी राज में भी यही क्रम होगा, ठीक है। यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, इनके संस्थापक और इनकी राजधानियाँ। कुषाण वंश को थोड़ा सा 2-3 शासक और देख लीजिएगा इसमें। फिर संगम युग में आपको बस तमिल महाकाव्य देख लेना है और इनके लेखक देख लेना है बस। और गुप्त वंश फिर आएगा। गुप्त वंश में इनके शासक और इनके द्वारा चलाए गए सिक्के, उनकी विशेषता। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, इनके दरबार में जो नवरत्न थे इनको देख लेना है, ये किस लिए प्रसिद्ध थे। फिर गुप्तोत्तर काल में क्या होता है, उत्तरी भारत में तो पुष्य भूति वंश होता है जिसमें शासक हर्षवर्धन होते हैं। और दक्षिणी भारत में बादामी के चालुक्य वंश था। बादामी के चालुक्य इसलिए लिखा है कि ये बादामी इनकी राजधानी थी। पुलकेशिन जो सेकंड थे ये इनके प्रमुख शासक थे। और कांची के पल्लव, तो पल्लव की जो राजधानी कांची थी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक थे वो महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह और नंदी वर्मन। ये मंदिर निर्माण जो द्रविड़ मंदिर की जो कला थी उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। जैसे शोर मंदिर का निर्माण करवाया था महाबलीपुरम में, रथ मंदिर, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा ये अच्छे से देख लीजिएगा। ये वाला जो पोर्शन है इसमें पुष्यभूति वंश में तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस हर्ष के द्वारा जो 2 धर्म सभाएँ कराई गई थी वो देख लेना है, कहाँ कराई गई थी और उनकी राजधानी देख लेनी है बस। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ये लिखा है कि जो भी एंशियंट हिस्ट्री में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनके लेखक, और फिर जो धर्म है इनके संस्थापक, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, और राजधानियाँ जो शासक हैं उनकी अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे पहलव की राजधानी कौन सी होगी, कुषाण की राजधानी क्या थी, शक की राजधानी क्या थी और चेदी वंश की राजधानी क्या थी, ये पूछता है बहुत ज़्यादा। और फिर वंश और उनके संस्थापक, जैसे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे और शक वंश के संस्थापक कौन थे। और फ्रेंड्स, जो लोग टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं तो 100 डेज़ चैलेंज का आज डे 20 है। इसमें हमें क्या देखना है, 1 घंटे हिंदी पढ़नी है जिसमें वाक्य शुद्धि कंप्लीट करनी है घटना चक्र पूर्वावलोकन से।
और 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है, घटना सार से पढ़ना है, पेज नंबर 124 टू 126। इसमें पेज नंबर मैंने कम लिखे हैं, वो इसलिए क्योंकि फैक्ट ज़्यादा है, यूपी का करंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद 5 घंटे ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली क्वेश्चन की। और इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने पहले वीडियो में बताए हुए हैं, तो उसको एक बार सही से देख लीजिएगा। मैंने लिख दिया है पॉइंट, लेकिन इसके अंदर में क्या पढ़ना है वो आपको वीडियो एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं: सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जनजातियाँ, अपवाह तंत्र और नदी और इसके किनारे स्थित शहर। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।